हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट 2025 में हम लोग को किस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम करते नजर आ सकती है। वॉलेटिलिटी हम लोग को क्या देखने के लिए मिल सकती है, या मार्केट धीमे धीमे यहाँ पे रिकवर करके अपसाइड डायरेक्शन में जाते नजर आ सकती है। और ऑन द कॉन्ट्री क्या नीचे भी जाने के चांसेस है कि नहीं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बने रहना यहाँ पे आप लोग वीडियो से स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बट मेन जो डिस्कशन होने वाली है हम लोग की यहाँ पे वो होगी कि 2024 के अंदर अल्टीमेटली हम लोग को इतनी ज़्यादा मार्केट गिरते क्यों नज़र आई थी। अब देखो उसके 3 मेजर रीज़न है। सबसे पहले तो यहाँ पे कंज़्यूमर एक स्लो डाउन होते हम लोग को नज़र आया था। मतलब कि यहाँ पे हम और आप जैसे जो लोग हैं, वो हम लोग बाहर निकल के खर्चा कम कर रहे थे। तो जिसके चलते यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या कह सकते हो कि सामने वाली जो कंपनीज़ हैं, उनकी अर्निंग्स के ऊपर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आया था और उनकी अर्निंग्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाई थी। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। जिसके अंदर आप लोग कह सकते हो कि जो ग्लोबल वॉर आउटब्रेक हुई थी, वो भी एक रीज़न था। साथ ही साथ यूएस पॉलिसीज़ भी थी यहाँ पे, जो कि ईयर एंड पे 2024 में हम लोग को अफ़ेक्ट की थी, और ट्रम्प का जीतना भी कह सकते हो उसमें से एक रीज़न था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स यहाँ पे और मार्केट की वैल्यूएशन, ये भी एक काफ़ी मेजर रीज़न था जिनकी वज़ह से यहाँ पे मार्केट के अंदर गिरावट देखने के लिए हम लोग को मिली थी। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोग अगर रीज़न ढूँढने जाओगे तो आपको पचासों रीज़न देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एज़ एन एनालिस्ट हम लोग को यहाँ पे 2 से 3 फैक्टर के ऊपर यहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए, जो कि इस गिरावट के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना निभाए हैं। अगर देखो, अगर आप लोग ढेर सारे फैक्टर्स निकालने जाओगे तो आप लोग को पचासों फैक्टर्स मिल सकते हैं। लेकिन हर फैक्टर का इम्पैक्ट छोटा-छोटा होता है, और छोटे इम्पैक्ट वाले फैक्टर्स को अगर आप लोग मॉनिटर करोगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम भी जाएगा और उतनी उसकी वर्थ भी नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग 2 से 3 फैक्टर के ऊपर ही यहाँ पे फ़ोकस किए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है। केएरएच की एक रिपोर्ट है, उसको हम लोग एक बार देखेंगे और उसके बेसिस पे भी एक कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। पहले अपनी कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंज़्यूमर की स्टोरी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे कंज़्यूमर के अंदर स्लो डाउन क्यों मिला, उसका अगर आप लोग रीज़न निकालने जाओगे तो 3 है। हायर टैक्सेस, यहाँ पे डेली आपके जो कमोडिटी होती हैं, दाल, चावल, सब्ज़ी, उसके दाम बढ़ना, और साथ ही साथ यहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े थे, या कह सकते हो लोगों की इनकम उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, वो एक रीज़न था। स्टार्ट करते हैं देखो टैक्सेस से। सबसे पहले अगर टैक्सेस की बात की जाए तो हम लोग को 2 तरह से यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। सबसे पहला तो अगर ये देखा, इसको आप लोग ओवरऑल इनकम मान लो इस लाइन को। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे लगता है इनकम टैक्स, फिर लगाया जाता है ऊपर से जीएसटी। मतलब अगर आप खर्चा करते हो, किसी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई सर्विसेज़ खरीदते हो, तो ऊपर से उसके ऊपर जीएसटी भी लगाया जाता है। उसके बीच में आपका ये जो बचता है, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम। ये आप खर्चा करते हो एक्स्ट्रा यहाँ पे खाने-पीने में, एक्स्ट्रा लीजर एक्टिविटीज़ के ऊपर, गाड़ी खरीदने के ऊपर, कपड़ा खरीदने के ऊपर। अब यहाँ पे होता क्या है, जब अगर आप नीचे से यहाँ पे इनकम टैक्स और बढ़ा दो और ऊपर से जीएसटी और बढ़ा दो, तो आपकी यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। मतलब आपका जो खर्च करने की क्षमता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अब इसमें क्या होगा, जब आपकी यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, तो आप खर्चे कम कर रहे हो, आप बाहर जाके खाना कम खा रहे हो, आप बाहर जाके कपड़े कम खरीद रहे हो, आप कार कम खरीद रहे हो, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी पे सिचुएशन खराब हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग खर्चे कम करेंगे तो जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनकी अर्निंग्स भी कम होती जाएँगी, और उनकी जब अर्निंग्स कम होंगी, तो उसका इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी अर्निंग्स कम होंगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो हमारा स्टॉक मार्केट भी नीचे गिरेगा। तो ये एक सिंपल सिनेरियो था जो हम लोग को प्ले आउट होते नज़र आया। तो हायर टैक्सेस वाली ये सिचुएशन थी। उसके बाद कुछ ना कुछ कह सकते हो प्राइवेट कंपनीज़ की भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ को भी दिक्कत हुई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग के नए प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हो पाए यहाँ पे। जिसके चलते यहाँ पे ओवरऑल अगर इकोनॉमी में अगर देखा जाए, तो वेजेस के रेट सेम रह गए और इन्फ्लेशन ऊपर चला गया। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग की ओवरऑल कह सकते हो कंज़्यूमर की खर्च करने की क्षमता फिर से यहाँ पे नहीं बढ़ पाई। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हुई क्या, कि जो टैक्सेस कलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, थोड़ा-सा कह सकते हो को पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सिचुएशंस के भी वजह से हो सकता है, कि यहाँ पे जो पुअरर क्लास थे, सेक्शंस के हम लोग कह सकते हो कंट्री में जो पुअर क्लास थे, उसमें यहाँ पे ये पैसे ज़्यादा बाँटे गए, फ्रीबीज़ ज़्यादा बाँटी गई, जिसकी वजह से डेली बेसिक नीड्स जो होती है, या कमोडिटी की प्राइसेज़ जो होती हैं, वो हम लोग की यहाँ पे बढ़ गई। और फिर से जब छोटी-सी इनकम आपकी बची है खर्चा करने में, और उसके ऊपर अगर आपकी दाल-चावल का प्राइस ही बढ़ जाए, तो फिर से यहाँ पे इनकम का एक मेजर पोर्शन आपका यहाँ पे चला जाता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये 3 एक मेजर रीज़न्स थे कि यहाँ पे कंज़्यूमर का ओवरऑल जो सिचुएशन है, वो थोड़ी-सी खराब होते हम लोग को नज़र आई है। और इसी के चलते हमें लगता है कि आने वाले बजट के अंदर भले ही यहाँ पे गवर्नमेंट हम लोग की पॉलिटिकली इतनी इंक्लाइंड ना हो, लेकिन इकोनॉमिकली थोड़ा-सा इंक्लाइंड है, कि यहाँ पे मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है यहाँ पे लोअर क्लास के ऊपर,
तो उसको थोड़ा-सा यहाँ पे कम करना चाहिए और जो हमारा यहाँ पे स्पेंडिंग क्लास है, उसको थोड़ा-सा और रिलैक्स करना चाहिए मतलब उनको थोड़ा-सा और डिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ानी चाहिए, ताकि वो बाहर निकल के और खर्चा करें और हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट दें। तो ये हमें लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, बट बजट कैसा आता है वो तो हम लोग को देखने वाली बात होगी। स्पेंडिंग भले ही उतनी ना हो पाए, लेकिन टैक्स पे रिलीफ थोड़ा-सा तो देना चाहिए इस बजट के अंदर। अ, अगर होता है तो वो हम लोग के लिए ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। उससे भी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो हम लोग को थोड़ा बहुत अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट इसको एज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट लेने वाली है। अब दूसरी बात हम लोग जब यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके बाद अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जाए तो 2024 में आप लोग को याद होगा हमारा यहाँ पे इलेक्शंस था। इलेक्शंस की वजह से 4 महीने तक हम लोग के यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हो पाई थी। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब यहाँ पे नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से, या नहीं हो पाती मतलब एक तरह से डिले हो जाती है, तो उसकी वजह से प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं हमारी, उसकी अर्निंग्स फिर से यहाँ पे स्पेशली जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड कर रही है, उनकी अर्निंग्स पे थोड़ा बहुत असर आया था। क्योंकि फॉर इंस्टेंस मान लो कि यहाँ पे रोड बन रहा है, तो रोड के लिए यहाँ पे हम लोग को लाइटिंग्स पोल भी चाहिए होंगे। लाइटिंग पोल्स हमारी प्राइवेट कंपनी बनाती है और गवर्नमेंट उनको ऑर्डर्स देती है। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर को रोक देती है या कहती है कि थोड़े समय बाद इसको एग्ज़ीक्यूट करना, तो उस एक पीरियड होता है जहाँ पे एक अर्निंग्स एस्टिमेट लगाए जाते हैं, वो खराब हो जाता है, जो कि सितंबर के अंदर हम लोग के यहाँ पे गिरी थी। कंपनी के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50% ग्रोथ आएगी, ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, कि 50% ग्रोथ आएगी, लेकिन आई कितनी 40%, उससे भी एक नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट आया था मार्केट के अंदर, और उस झटके की वजह से भी हम लोग को यहाँ पे मार्केट थोड़ी-सी गिरते नज़र आई थी। तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे ओवरऑल तो हमें लगता है कि इम्प्रूव होते नज़र आ सकती है, क्योंकि अब इलेक्शंस तो नहीं है सेंट्रल में, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग को रिलैक्सेशन मिल सकता है, मतलब थोड़ी-सी स्पेंडिंग गवर्नमेंट की थोड़ी-सी फिर से बढ़ सकती है। तो वहाँ पे हम लोग को उस पॉइंट पे रिलीफ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फिर भी वोलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक बजट क्लियर नहीं आता है, तब तक हम लोग को यहाँ पे अनसर्टेनिटी को ही फेस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर में सॉरी यूएस में ट्रम्प हम लोग को जीतते नज़र आए थे, जिसकी वजह से मार्केट को फिर से 1 दिन के लिए तो यहाँ पे थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी देखने के लिए मिली थी। बट उसके बाद जैसे-जैसे उन्होंने उनकी ट्वीट आना स्टार्ट हुई, जैसे ही उनके कमेंट्स आना स्टार्ट हुए कि टैरिफ्स लगाएँगे, टैक्स वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स हटा देंगे, तो उसके वजह से थोड़ा-सा कह सकते हो कि इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ की वजह से ओवरऑल मार्केट थोड़ी-सी नर्वस है ग्लोबली। यूएस की मार्केट तो इस समय अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल अगर आप लोग अगर मार्केट्स को देखोगे तो वो थोड़ी-सी नर्वस है, क्योंकि अगर टैरिफ लग जाते हैं, तो यूएस जैसी कंट्री जो सबसे बड़ी एक कंज्यूमर इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर इंडिया का डेटा देखोगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो हम लोग मेजरली सारी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, मतलब सारी कंट्री से हम सामान खरीदते हैं। बट यूएस ही एक ऐसी कंपनी जिनको हम लोग ज़्यादातर बेचते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए, तो यूएस जैसी इकोनॉमी अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगा देती है, तो हम लोग को थोड़ी-सी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि हम लोग को उससे डेफ़िसिट खराब हो सकते हैं और। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कौन-सी कंट्री को कितना यहाँ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। एक यहाँ पे हम लोग ये भी यहाँ पे एक डिबेट कर सकते हैं कि अगर चाइना के ऊपर कंपैरेटिवली इंडिया से ज़्यादा टैरिफ लगा दिया जाए, तो चाइनीज़ कंपनी को एक्सपोर्ट करने में यूएस को सामान महँगा पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि चाइनीज़ कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करें, तो वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी टैक्स पॉलिसीज़ अगर वहाँ पे कंपनीज़ के ऊपर कम टैक्स लगाया जाता है, तो डेफ़िनिटली हम लोग को थोड़ा बहुत यूएस में ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और जब यूएस जैसी एक कह सकते हो स्ट्रॉन्ग कंट्री या एक डेवलप्ड नेशन हम लोग को जब ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करने लगती है, तो इमर्जिंग मार्केट्स जो होती हैं इंडिया जैसी, या आप लोग कह सकते हो अगल-बगल वाले जितने भी नेशंस, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से पैसा निकल के डेवलप्ड नेशन में जाने लगता है। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ यहाँ पे यूएस डॉलर का लगातार जो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, इसके भी 2 रीज़न हैं, क्योंकि यहाँ पे यूएस काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है, अराउंड 3 साढ़े 3% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई थी पिछले क्वार्टर। साथ ही साथ यहाँ पे इनका जो टैक्स रेट कह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे इंडिया से पैसा निकल के यूएस में जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पे यूएस के अंदर हम लोग को यूएस डॉलर की स्ट्रेंथनिंग नज़र आ रही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को उनके अंदर उस कंट्री के अंदर हायर डेवलपमेंट और हायर इंटरेस्ट रेट नज़र आते हैं, तो होगा क्या कि इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से फिर से पैसा निकलेगा और सेफ़र साइड पे जाना प्रेफ़र करेगा। मतलब अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि 4% पे आपको यहाँ पे सेफ़र रिटर्न्स मिलेगा और 5% पे आपको रिस्कियर रिटर्न मिलेगा, मतलब 5% पे आपके चांसेस ये भी हैं कि पैसे ज़ीरो जा सकते हैं या पैसे गिर सकते हैं या रिटर्न हो सकता है इतना ना मिले, और 4% गारंटीड रिटर्न। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे 4% गारंटीड रिटर्न पे जाना प्रेफ़र करोगे। तो यही सिचुएशन हम लोग को ग्लोबली भी देखने के लिए मिल रही है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से एफआईज़ काफ़ी यहाँ से पैसा पुल आउट किए हैं। तो इस रीज़न को आप लोग थोड़ा-सा समझना।
अब यहाँ पे तीसरी चीज़, अगर हम लोग को यहाँ पे किसी भी तरह की रिलीफ़ चाहिए, तो हम लोग को यूएस की जो ग्रोथ है, उसके अंदर थोड़ा-सा हेडविंड्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे उनकी ग्रोथ रेट थोड़ी-सी कम होती है, तो हमें लगता है कि दोबारा से पैसा यहाँ पे स्लाइड होके इंडिया के अंदर आ सकता है। तो उस चीज़ का हम लोग को यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओवरऑल फाइनल चीज़ अगर देखी जाए, तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस और कॉर्पोरेट अर्निंग्स वाली बात है यहाँ पे। वैल्यूएशंस हम लोग के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी थी। उससे होता क्या है कि एक बहुत ज़्यादा उम्मीदों पे वाली मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिलती है। फिर हम लोग को लगता है कि मार्केट के अंदर हम लोग को हर कंपनी यहाँ पे 50% 60% की प्रॉफिट ग्रोथ लेके आए। वो लेकिन थोड़ा-सा कह सकते हो कि रियल लाइफ से थोड़ा-सा दूर हो जाता है वहाँ पे वो, और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो डिल्यूज़नल थिंकिंग भी होती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ी से किसी भी कंपनी के लिए ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी हम लोग को डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए मिली और हम लोग को एक गिरावट देखने के लिए मिली। एक पॉइंट आपको हम थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहेंगे कि मिड कैप निफ्टी आज के रेट पे भी थोड़ी-सी ओवर वैल्यूड है। तो अगर ये हम लोग का जनवरी वाला जो सीज़न है, जनवरी-फ़रवरी वाला, उसके अंदर अगर मान लेते हैं कि अगर अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आती हैं मिड कैप कंपनीज़ की, तो हम लोग को गिरावट देखने के लिए वहाँ पे मिल सकती है फिर से। मतलब आज के डेट पे भी थोड़ा-सा मिड कैप कंपनी जो है हम लोग की और रिस्की हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रही है, स्पेशली निफ्टी मिड कैप 50। अगर आपने पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक कंपनी रखी है जिसकी वैल्यूएशन कम है, जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग की कंपैरेटिवली ज़्यादा है पीई से, वो कंपनी हमें लगता है ज़्यादा सेफ होगी। और अगर वैसी सिमिलर सिचुएशन आपको नहीं मिल रही है, तो वो थोड़ा-सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, स्पेशली अगर यहाँ पे ये वाले अर्निंग सीज़न हम लोग का अच्छा नहीं जाता है तो। इसके अलावा अगर देखी जाए, तो आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव एस्टिमेट्स कब दिए जा रहे हैं कंपनी के अंदर। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग कॉन कॉल पढ़ेंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ेंगे, ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे आपको अपडेट करेंगे। तो अगर वो चीज़ें अच्छी आती हैं, पॉजिटिव अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन हम लोग को किसी भी हिसाब से देखने के लिए मिलती है उन कॉन कॉल्स के अंदर, तो वो हम लोग के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक टर्न अराउंड ले सकती है। लेकिन अभी ओवरऑल इन सारे सिचुएशंस को अगर देखा जाए, तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि सिचुएशन अभी भी नॉर्मलाइज़ नहीं हुई है। और थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। के शेप रिकवरी आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन मतलब इसका मतलब है किसी-किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलीफ देखने के लिए मिल सकती है। जैसे रिटेल सेगमेंट में अब की बार, क्योंकि थोड़ा-सा फेस्टिव सीज़न भी था यहाँ पे, दिवाली, दशहरा, उसके बाद न्यू ईयर, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ी बहुत एक तरह से कह सकते हो इनके अंदर थोड़ा-सा रिकवरी देखने के लिए मिली है। स्पेशली अगर यहाँ पे अगर आप लोग अगर आके देखोगे, कार सेल्स जो हम लोग की फोर व्हीलर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही हैं, तो ये हम लोग का नवंबर तक के सीज़न के अंदर थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ पे दिखाई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर इनके अंदर यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। अभी यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर की अगर डेटा की बात की जाए, तो हम लोग को यहाँ पे रिकवरी देखने के लिए मिली थी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर यहाँ पे देखा जाए, तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर जो थे, यहाँ पे थोड़ा-सा डिक्लाइन देखने के लिए हम लोग को मिल गया है। तो कहीं न कहीं हम लोग को यहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मतलब और ज़्यादा यहाँ पे डिमांड नहीं गिर रही है, एक स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। और ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा-सा प्रीमियम सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे फोर व्हीलर्स महँगी ही आती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट जो है, वो थोड़ा-सा हम लोग का बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। मतलब हायर मिडल क्लास थोड़ा-सा बेटर परफ़ॉर्म कर रही है, कंपेयर टू लोअर मिडल क्लास यहाँ पे। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ पे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के अंदर भी दोबारा से हम लोग को अगर पॉज़िटिव यहाँ पे रिकवरी देखने के लिए मिल जाती है, तो वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, या कह सकते हो कि अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर एक तरफ से फोर व्हीलर की व्हीकल की सेल्स अगर बढ़ जाती हैं, और दूसरी ओर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर की सेल्स की नंबर्स यहाँ पे गिर जाते हैं, तो उसको हम पॉज़िटिव तो नहीं मानेंगे, बट हाँ, ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये हम लोग को ज़रूर ये सिग्नल दे रहा है कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, स्टेबिलिटी लेकिन एक तरह से हम लोग को यहाँ पे आ चुकी है। मतलब और ज़्यादा यहाँ पे डिमांड गिरते नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर पीएमआई पॉइंट अगर देखा जाए और आईआईपी अगर देखा जाए, तो हम लोग को ये रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, अगर पीएमआई आपको नहीं पता है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो 50 के ऊपर रहता है, तो माना जाता है कि हम लोग के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस अच्छे यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और अगर 50 के नीचे है, तो वो हम लोग के लिए एक तरह से नेगेटिव माना जाता है। अब देखो, ओवरऑल 50 के ऊपर तो है ये नंबर, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, तो पिछले टाइम से यहाँ पे हम लोग को डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। मतलब जो एक ग्रोथ रेट थी, वो हम लोग को कम होते नज़र आ रही है। तो ओवरऑल फिर से वही सिचुएशन है कि नेगेटिव के अंदर हम लोग नहीं गए, एक स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन हम लोग की पेस क्या है, नीचे गिर गई है या स्लो हो गई है, तो हम लोग को एक स्लो डाउन देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आईआईपी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, तो हम लोग की ये थोड़ी-सी कम होते नज़र आई है। ये नंबर हम लोग का रिफ्लेक्ट करता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी हुई है यहाँ पे। तो वो नंबर भी थोड़ा-सा स्लो डाउन होते नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, तो फिर से एक स्टेबिलिटी हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। नेगेटिव 0.01% से अब 3.1 और 3.5% पे आता नज़र आया है। तो हम लोग को ये एक फिर से स्टेबिलिटी और कह सकते हो कि रे ऑफ होप प्रोवाइड कर रहा है। बट ऑब्वियसली फिर से हम लोग को यहाँ पे वॉलेटिलिटी को ही सिग्नल कर रहा है, क्योंकि अगर लगातार अप एंड डाउन ये चीज़ करती है, तो वो हम लोग के लिए कह सकते हो कि मार्केट के अंदर भी एक वॉलेटाइल सिग्नल ही क्रिएट करेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वेजिटेबल प्राइसेस अभी भी यहाँ पे हम लोग का एक पेन है।
क्योंकि यहाँ पे हेडलाइन अगर आप लोग इन्फ्लेशन देखोगे जिसके अंदर आप लोग का सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं इंक्लूडिंग कोर इन्फ्लेशन और यहाँ पे फूड से जो आती है वो वाली इन्फ्लेशन भी, तो वो हम लोगों को काफ़ी तेज़ी से इधर बीच बढ़ते नज़र आई है। लेकिन एक यहाँ पे प्लस पॉइंट फिर से हमारा ये है क्योंकि अब की राबी सीज़न और ये ख़ारिफ़ सीज़न कहते हैं जो ठंडा वाला सीज़न आता है, उसके अंदर क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हम लोग का जा रहा है, तो हो सकता है कि क्रॉप्स की यहाँ पे हम लोग का दाम कम हो और उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो, तो ये ओवरऑल हम लोग की हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो नीचे आ सकती है। तो वो फिर से एक कंज्यूमर को जो हमारी बेसिक कमोडिटी वाली नीड्स है जो हम बता रहे थे अभी पिछले वाले स्लाइड में कि वो बढ़ चुकी हैं, वो हम लोग की दोबारा से कम हो सकती है। अगर ये वाली इन्फ्लेशन कम होती है, तो हम लोग की डिस्पोजेबल इनकम ऑब्वियसली थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। क्योंकि फॉर इंस्टेंस मान लो कि आप महीने में ₹10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो खाने-पीने के लिए या सब्ज़ी लाने के लिए और वो चीज़ कम होके 5,000 पे आ जाती है, तो ऑब्वियसली आपके 5,000 एक्स्ट्रा बचते हैं हर महीने के कहीं और पे खर्च करने के लिए। तो ये हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे फेड की अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, तो यहाँ पे अगले साल सिर्फ़ ये बोला गया है कि यहाँ पे 2 बार घटाया जाएगा। अब इसको हम पॉज़िटिव सेंस में क्यों ले रहे हैं? अगर आपको इंटरेस्ट रेट वाली न्यूज़ नहीं पता थी, तो हम एक बार कहेंगे कि आप लोग देख लेना। हुआ क्या था कि अब की बार यहाँ पे बोला है फेड ने जो 2025 में उन्होंने पहले कहा था कि 4 बार इंटरेस्ट रेट काटे जाएँगे, अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ 2 बार इंटरेस्ट रेट काटे जाएँगे। अब इसको हम प्लस पॉइंट पे क्यों ले रहे हैं, ये चीज़ आपको समझना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो जब इन्फ्लेशन रेट गिराया जाता है, वो तब किया जाता है जब इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। और जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिराया जाता है, तो ओवरऑल लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आता है और ज़्यादा उनके पास खर्च करने के लिए इनकम आ जाती है। इनकम तो हम नहीं कहेंगे, कह सकते हो कि थोड़ा-सा पैसा बच जाता है। ओवरऑल यहाँ पे अगर बिज़नेस को ग्रो करना है तो उसको पैसा रेज़ करना सस्ता पड़ता है। लेकिन ये तब किया जाता है जब यहाँ पे बिज़नेसेस और कह सकते हो एज़ एन इंडिविजुअल पूरी इकॉनमी जब अच्छा नहीं कर पा रही होती है। तो जब अगर 4 से अगर 2 ही बार इंटरेस्ट रेट काटा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अभी भी यहाँ पे कुछ न कुछ इन्फ्लेशनरी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जिसको देखते और समझते हुए यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट नहीं काट रहा है। तो ओवरऑल मतलब इतनी इकोनॉमी की सिचुएशन खराब नहीं हुई है। अगर अचानक से फेड आती है और कहती है कि यहाँ पे हम फिर से अगली बार 6 बार इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हम काटेंगे, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ यहाँ पे इकोनॉमी में गड़बड़ है, यूएस इकोनॉमी के अंदर, जो कि अल्टीमेटली फिर इंडिया तक ट्रैवल कर सकती है। ऑब्वियसली क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हमारे ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये किसी भी हिसाब से मत सोचना कि इंडियन इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी डीकपल हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीलैटरल वर्ल्ड में रहते हैं। मतलब एक कंट्री के स्लो डाउन दूसरे कंट्री को भी इफ़ेक्ट कर सकता है यहाँ पे। स्पेशली यूएस और चाइना जैसी इकोनॉमी जो कि जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेजरली डिपेंडेंट हैं। हालाँकि चाइना के कंज़्यूमर पे इतना ज़्यादा हम लोग अपना सामान बेचते नहीं हैं। मेनली हम लोग यूएस के ही कंज़्यूमर को अपना सामान बेचते हैं। तो वो हम लोग के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी इस चीज़ को हम थोड़ा-सा एज़ अ पॉज़िटिव में लेंगे। भले ही यहाँ पे थोड़ा-सा स्लो डाउन बने रहे, लेकिन एक तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कोई रिसेशन आने के चांसेज़ हम लोग को अभी कम नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं कोई चीज़ अपडेट होता है तो आपको हम वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, स्पेशली जब तक कि हम लोग का क्वार्टरली रिज़ल्ट और ट्रम्प जब तक यूएस के प्रेज़िडेंट की सीट पे बैठ नहीं जाते हैं, तब तक के लिए हम लोग को देखना होगा। मतलब जनवरी का सीज़न मोस्टली हम लोग को वॉलेटाइल देखने के लिए मिलेगा। अभी आपको अगर जाना है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक होके जा सकते हो, जहाँ पे आप लोग को वॉलेटिलिटी कम देखने के लिए मिल सकती है। अगर ब्रॉडर स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में आप लोग रखते हो, तब उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो हम रिकमेंडेशन यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स का वो सब नहीं देंगे, लेकिन ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि कौन-सी इंडस्ट्री अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है, कौन-सी इंडस्ट्री उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकती है। कई सारे स्टॉक्स उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। किसी भी स्टॉक्स के ऊपर रिकमेंडेशन तो नहीं देंगे, लेकिन हम लोग डीपली उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो चैनल पे बने रहना। अगर आप लोग को और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना और साथ ही साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।